स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं बीएससी का एक नया टॉपिक जो कि है डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू गैसेस, जिसमें कि एक टॉपिक होगा चार्ल्स लॉ। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ देखा था, ठीक है। तो अभी हम इसका सेकेंड लॉ करने वाले हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम कांस्टेंट रखेंगे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को। हमने बॉयल्स लॉ में रखा था टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को, उन्होंने वेरिएबल रखा है वॉल्यूम को और टेम्परेचर को। तो उनका कहना क्या है, At constant pressure and number of moles, the volume of gas is directly proportional to absolute temperature of gas। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता है तो जो वॉल्यूम होती है और जो टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर के घटने से वॉल्यूम घटेगा, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा, इस तरह से, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम को हम V से लिखते हैं और टेम्परेचर को T से लिखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, ये साइन जो है प्रोपोर्शनल का, उसको हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे हम K मानते हैं। तो इसको हटाने पर हमारे पास इक्वल टू में आएगा K। तो V इज इक्वल टू KT हमारे पास आएगा, जहाँ पर ये K क्या है, कांस्टेंट है। V इज इक्वल टू KT हमारे पास आया। अब हमें इस K की वैल्यू निकालनी है। K के साथ यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब हम इसे उधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि K की वैल्यू हमारे पास आएगी V/T या फिर V/T इज इक्वल टू K। तो हम इसे लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये चार्ल्स लॉ होता है। अब हम यहाँ पर कुछ मानेंगे, ठीक है। तो लेट हम क्या करते हैं, तो कंटेनर में गैस रखा हुआ है उसकी वॉल्यूम और टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो इनिशियल में जो उसकी वॉल्यूम होगी उसे हम V1 मानते हैं, और इनिशियल यानी शुरुआत में जब उसकी टेम्परेचर होगी तो हम उसे T1 मानेंगे। धीरे धीरे बढ़ाते 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 जब लास्ट हम आ जाते हैं, यानी कि फाइनल जब स्टेज में हम आ जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू को हम V2 मान रहे हैं और फाइनल टेम्परेचर को हम T2 मान रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो हमने V/T इक्वल टू K चार्ल्स लॉ में लाया, तो इसके हिसाब से जब हम यहाँ पर V1 इनिशियल के लिए जब इस फॉर्मूला को बैठाएंगे तो V1/T1 इज इक्वल टू K आ जाएगा और V2/T2 इज इक्वल टू K आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आएगा V1/T1 इज इक्वल टू K एंड V2/T2 इज इक्वल टू K। तो क्योंकि यहाँ पर K और यहाँ पर K दोनों का सेम है, तो V1/T1 और ये V2/T2 जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, और ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जाता है चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। सबसे पहला तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसके हिसाब से जब हम इनिशियल और फाइनल को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अब क्या है कि ये तो चार्ल्स लॉ हो गया, लेकिन हम कैसे जाने कि चार्ल्स ने जो लॉ दिया है वो सही है या नहीं। तो क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन से पता चलता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उन्होंने क्या किया कि काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ा था उससे भी हम चार्ल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो चार्ल्स लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc², जहाँ पर P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम है, M मास है, N है नंबर ऑफ मोल्स और C होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर M और ये C² सेम मिलेगा, ठीक है। तो mc² यहाँ पर हमने कहीं पढ़ रखा है कि K यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mc², ठीक है। 1/2 mc² होता है। तो यहाँ पर हम mc² की वैल्यू को निकालेंगे। mc² में जो 2 है वो डिवीजन में है, तो जब हम उसे इक्वल टू का उधर लेकर के जाएंगे तो वो उधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो mc² हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू K। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। तो PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। जब आप इसको अलग करोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू 1/3, N को पहले लिखो और mc² को बाद में लिखो। तो PV इज इक्वल टू 1/3 N mc², और उस mc² में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो PV इज इक्वल टू 1/3 N mc² आया था। mc² की वैल्यू हमने निकाली 2 इंटू K, यानी कि 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसे हम E से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, तो नंबर्स को आप आगे करो तो 2/3 इंटू N और K बच गया, ठीक है। अब हमें पता है कि K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 3/2 RT। जब आप इसको बोल्ट्जमान कांस्टेंट में पढ़ोगे तो आपका ये आएगा 3/2 RT फॉर्मूला। तो K का एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है 3/2 RT, जहाँ पर R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है और ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो हम K की जगह में अब यहाँ पर 3/2 RT का यूज करने वाले हैं। तो PV हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू N इंटू 3/2 RT। अब हमें क्या पता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है आइडियल गैस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये जो V और ये जो T है, ये देखो इस T को हम उधर लेकर के जाते हैं और इस P को यहाँ पर हम लेकर के जाते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमारे पास V/T इज इक्वल टू nR/P। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट ले रहे हैं और प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो ये
जो P है वो तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट लिया, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट लिया। R जो है ये यहाँ पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो भी क्या होती है, वो भी होती है आपकी कांस्टेंट। तो पूरा मिलाकर ये जो NR/P है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा V/T इज इक्वल टू NR/P, और ये जो NR/P है वो कांस्टेंट बन जाएगा, तो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से चार्ल्स लॉ जो है वो डिराइव हो जाता है कि हाँ सच में जो चार्ल्स ने जो लॉ दिया था वो सत्य है, यानी कि वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर के घटने से वॉल्यूम घटेगा, यानी कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हो गया चार्ल्स लॉ। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, अ गैस इन अ कंटेनर हैज एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर एंड एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 0.25 लीटर। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम जो होता है वो 2 लीटर है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो वॉल्यूम है कंटेनर में जो गैस भरा हुआ है उसकी इनिशियल वॉल्यूम 12 दे रखी है, यानी कि V1 12 दे रखी है, और इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। हमें फाइनल वॉल्यूम भी दे रखा है 0.25 लीटर, और फाइनल टेम्परेचर हमें यहाँ पर निकालनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है वो उसे हम पहले लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं गिवन दैट, यहाँ पर सबसे पहला तो इनिशियल टेम्परेचर, ये सब आप लिखते चलोगे, यहाँ पर हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम को हम V1 से लिखते हैं, तो V1 हमारे पास दिया हुआ है 2 लीटर। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर जिसे हम T1 से लिखते हैं, तो T1 दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। अब कोई भी जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में सॉल्व नहीं करना होता है, केल्विन लेकर के सॉल्व करना होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करेंगे, तो क्या करना होगा, 25 को हम 273 से ऐड करेंगे। तो जब आप 273 से ऐड करोगे तो यहाँ 5 और 3 8 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 298 केल्विन आता है T1, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास V2 दे रखा है जो कि है 0.25 लीटर। V2 हो जाएगा 0.25 लीटर, और ये जो T2 है वो हमारे पास नहीं है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर हमें यहाँ पर निकालना है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, उस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी हुई है उसे हम पुट करेंगे। तो V1 की वैल्यू दी हुई है 2 लीटर, V2 की वैल्यू दी हुई है 0.25 लीटर, और T1 की वैल्यू है 298 केल्विन। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, आप इसे काट लो, तो यहाँ पर 2 कटेगा, उसके बाद ये हमारे पास आएगा 1 4 और 9, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है। अब यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास T2 की वैल्यू आएगी, T2 इज इक्वल टू 149 इंटू 0.25, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 37.25, ठीक है, और ये आ जाएगा केल्विन में। T2 जो है हमारे पास, यानी कि फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आता है 37.25 केल्विन, जब हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम होती है 2 लीटर, इनिशियल टेम्परेचर होती है 298 केल्विन, और फाइनल वॉल्यूम होती है 0.25 लीटर। तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास निकल के आएगा 37.25 केल्विन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर T2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं, चार्ल्स लॉ को किस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी से डिराइव करते हैं। उसके बाद हमने इसका एक क्वेश्चन देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, ठीक है, जो कि BBU में सेमेस्टर 3 में है और BBMKU में सेमेस्टर 2 में है, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल सिद्ध होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।